कई बार आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल लो रख के जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको कोई फिल्म देखने को मिलती है जो आपके उस लो एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर जाती है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, ये एक बहुत ही बुरी फिल्म है। एंड अल्फा ने उस मार्क को अचीव करके दिखा दिया है। फिल्म की प्लॉट से लेकर फिल्म में जिस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिला है, जिस तरीके से ऋतिक रोशन को जिस तरीके से इसमें यूज किया गया है, और उसके अलावा फिल्म में जो भी मतलब गाने में सुनने को मिलते हैं, फिल्म में जितने भी सारे स्टार कास्ट है, सारी चीजों को मिला दो तो जो अल्टीमेटम निकला है अल्फा के नाम का, वो अल्टीमेट ट्रैश है और कुछ भी नहीं। और आप सबको पता है कि कई सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी उसे प्रेडिक्ट कर दिया था, जहां पर मैं ही था जो मैं थोड़ा गलत साबित हो गया। जहां पर मुझे लगा था कि जो शर्वरी का जो कैरेक्टर है वो मे बी कबीर जो है ना, जो हमें वॉर 2 में देखने को मिली थी, कबीर की जो एक अडॉप्टेड बेटी है वो होगी। बट सॉरी, आई वॉज रॉन्ग देयर। एंड हमें एक्चुअली वही देखने को मिला जो एक टिपिकल बॉलीवुड में हमें देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पाई यूनिवर्स में जिस तरीके की मूवीज हमें देखने को मिलती है, जिस स्टोरी लाइन को फॉलो करते हुए हमें फिल्म में देखने को मिलती है, यहाँ पर वही देखने को मिला है। अब देखो, इस फिल्म का जो सबसे बड़ा यूएसपी था ना कि ये स्पाई यूनिवर्स से बिलोंग करती है, लेकिन हम जानते हैं कि आज के वक्त पे स्पाई यूनिवर्स का जो बोलबाला है वो बिल्कुल कम हो चुका है। एंड हम जानते हैं कि एक वक्त पे पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, लेकिन आज के टाइम पे रेयरली कोई उस मूवी के बारे में बात करता होगा, या फिर हम कह ही सकते हैं कि वो मूवी YRF स्पाई यूनिवर्स में एक वन हिट वंडर थी और कुछ भी नहीं। फिर भी वो कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसी फिल्म आ जाए जिसे अच्छी तरीके से बनाया जाए तो वो किसी भी यूनिवर्स का खेल पलट सकती है। एंड अल्फा पर उसी दिमाग को डाला गया था। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि जब शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, तो उनके होते हुए जब इस यूनिवर्स को संभाला नहीं जा रहा है तो शर्वरी और आलिया भट्ट क्या ही कर लेंगे। लेकिन देखो, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम पे ऑडियंस काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, खास करके उन सारी चीजों को लेके कि फिल्म उन्हें किस वे में एंटरटेन करनी चाहिए। वरना आप खुद ही सोचो कि धुरंधर जो मूवी थी, जब उसके फर्स्ट डे कलेक्शन 30 करोड़ भी नहीं आया था, लेकिन अल्टीमेटली उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो आप समझ सकते हो कि अगर अल्फा को ठीक तरीके से बनाया जाता तो ये मूवी भी YRF स्पाई यूनिवर्स का जो जॉनर है, लोग इस यूनिवर्स को अडेप्ट कर रहे हैं, उसमें भारी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते थे अगर ये फिल्म अच्छी बनती। लेकिन ये फिल्म अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म हम कह सकते हैं कि इस साल की अब तक की जितनी भी सारी फिल्में आई है उसकी अगर हम लिस्ट निकालेंगे, ठीक ना, और उसमें टॉप 10 वर्स्ट मूवीज की लिस्ट हम बनाने तैयार करेंगे, तो अल्फा का भी नाम उस लिस्ट में आएगा ही आएगा। अब देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि कई सारे लोग हैं जिसे इस फिल्म की एक्शन पसंद आ रही है, आलिया भट्ट भी पसंद आ रही है, शर्वरी भी पसंद आ रही है, एंड कई सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होगा, जो कि मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। तो हर किसी का ओपिनियन इस तरीके से नहीं हो सकता कि अगर मुझे कोई फिल्म पसंद नहीं आई है तो उन्हें भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिल्म अल्टीमेट ट्रैश है। अब देखो, मैं आपके सामने एक फिल्म का एग्जांपल रखना चाहूंगा जिसका नाम मैंने इस फिल्म के साथ बार बार लिया है, और वो है बैलरीना। अगर आप बैलरीना को ही देखो तो उस फिल्म की कहानी भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन वहां पर उसमें यूएसपी ये थी कि वो जॉन विक के यूनिवर्स से पढ़ती थी। तो हम जॉन विक के वर्ल्ड से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थे, हमें पता था कि वहां पे किस तरीके का सिस्टम चलता है। इस कारण के चलते उसमें जो भी सारी चीजें दिखाई जा रही थी वो हमें अच्छी लग रही थी। एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल दैट, हम सबको पता है कि उस फिल्म की जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो लाजवाब थे, सिनेमेटोग्राफी लाजवाब थी। लेकिन यहाँ पर उसी चीज को इतना ज्यादा एक्सेस करके दिखा दिया गया है कि यहाँ तक कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से कई सारे सोल्जर से लड़ता है एंड जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, वो क्रिंज वाइब देता है। अब मैं जानता हूँ कि इस फिल्म में हमें दिखाया गया कि जो आलिया भट्ट है एंड जो शर्वरी है, दोनों एक तरीके से सुपर सोल्जर्स है, तो उनका 30-40 लोगों से भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस कारण के चलते आलिया भट्ट ऐसे कई सारे रिएक्शन दिया करती है फिल्म में, लेकिन कम से कम वो देखने में जेन्युइन तो लगे। देखो, मैं आपको एक सही बात बताता हूँ। अभी हाल में मैं जब इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के लिए गया था, तो उस फिल्म को स्टार्ट करने से पहले थिएटर में अल्फा के ट्रेलर को भी दिखाया गया था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो ट्रेलर देखा हुआ है, तो जब ट्रेलर में आलिया भट्ट इस तरीके के एक्सप्रेशन देती है और जब थिएटर में वो सीन आ रहा था, तो मैं अपनी नजरों को नीचे झुका ले रहा था, क्योंकि मैं उस क्रिंज को देख भी नहीं सकता था। एंड फिल्म में उस चीज को चलो उतना ही दिखाया गया जितना हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, जिस तरीके से आलिया भट्ट इस तरीके का एक्सप्रेशन देती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज आउटराइट क्रिंज ही लगती है और कुछ भी नहीं। अब अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में मैं एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करना चाहूंगा। फिल्म में एक सीन है जो हमने ट्रेलर में भी देखा था कि आलिया भट्ट और शर्वरी का जो कैरेक्टर है, मतलब सीता और दुर्गा का जो कैरेक्टर है, वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही है। जहां पर दुर्गा मतलब प्लेड बाय शर्वरी, वो आलिया भट्ट के कैरेक्टर मतलब सीता को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आलिया भट्ट का कैरेक्टर कहता है कि रोक लो तो बात कर लूंगी। और इस पूरे फाइट के अराउंड यहाँ पर अनिल कपूर भी आ जाते हैं एंड उन्हें भी आलिया भट्ट बुरी तरीके से मारती है। एंड दोनों को मारकर, मतलब जान से मारकर नहीं, दोनों की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद वो इन दोनों को कुर्सी पर बांध देती है। एंड शर्वरी बार बार, मतलब दुर्गा बार बार सीता को ये बात समझा रही होती है कि ये जो है सामने बैठे हुए कर्नल, वो हमारे पिता है एंड तुम मेरी बहन हो। यहाँ पर
सीता बार बार इस बात को डिनाई कर रही होती, जो कि ऑब्वियस सा रिएक्शन होगा ही कि अचानक से कोई आके बोलेगा कि तू मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये वो कुछ भी हो, तो लोग उस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर उन्होंने कभी उस इंसान को देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट क्या आता है, जब सारी लड़ाई खत्म हो जाती है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में सीता को पता था कि ये जो है मतलब कर्नल कॉल जो है वो उसके कुछ ना कुछ लगते हैं, क्योंकि एक इंसान ने इसके बारे में सीता को बताया था एंड वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ दुर्गा भी मेरी बहन है। तो इससे पहले जो हमने ये चौथ भांगड़ा देखा उसकी जरूरत क्या थी, चलो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद मतलब इस फाइट के बाद हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहां पर आलिया भट्ट और शबरी मतलब अगेन सीता एंड दुर्गा एक सेफ हाउस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पहुंचने के लिए उन्हें 75 घंटे लगेंगे। तो उसके बीच में जो ओवरऑल हमें सारी चीजें दिखाई गई है, जिस तरीके से सीन को दिखाया गया है, वहां पर एक बहुत अच्छा चांस था कि मेकर्स इन दोनों कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को बिल्ड कर सकते थे, लेकिन क्या उसमें उन्होंने ध्यान दिया? नहीं। उस पूरी चीज को उन्होंने कैसे पार किया? एक गाने के थ्रू, जो आप फिल्म में सुन लोगे एंड फिल्म देख के निकल जाओगे, आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं बिल्कुल। एंड हाँ, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर भी जस्ट लाइक वॉर, पठान एंड वॉर 2 की तरह बिकनी सीन्स देखने को मिले हैं, जो कि जबरदस्ती के थे, बिल्कुल जबरदस्ती के थे। मतलब जब वो बिकनी वाला सीन आता है ना, तो उस वक्त शर्वरी का कैरेक्टर दुर्गा खास करके जिस तरीके से रिएक्ट करती है ना, साफ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं, बस बॉडी को फ्लेक्स करने का एक जरिया बनाया गया है इस सीन को। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आगे बॉबी देओल के कैरेक्टर की, जिसका इस फिल्म में नाम है फतेह। अब देखो, हमने बीच में एक रिपोर्ट सुना था ना कि धुरंधर के बाद अल्फा के भी कई सारे रीशूट्स किए गए थे, क्योंकि अल्फा को जिस तरीके से ऑडियंस परसीव कर रही थी उसके चलते मेकर्स को डर तो था कि अगर वो इस बार ऐसा कुछ दिखा देंगे कि रॉ का कोई एजेंट एक्चुअली में गद्दार है, तो वो चीज बैकफायर करेगी बहुत ही बुरी तरीके से। तो डेफिनेटली जो भी हमने न्यूज सुना था कि फिल्म में कई सारे रीशूट्स किए गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो रीशूट्स और कुछ नहीं, बॉबी देओल के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए किए गए थे। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है चेंजेस, उन्होंने बॉबी देओल के कैरेक्टर को एक पाकिस्तानी एजेंट बना दिया है, जो कि इंडियन आर्मी में आके इंडियन आर्मी की सारी ट्रेनिंग लेके वहाँ का लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन जाता है एंड कई सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान को सप्लाई करता रहता है, ताकि वो किसी भी तरीके से जीत जाए इस जंग को। अब मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि डेफिनेटली मेकर्स ने इससे पहले बॉबी देओल के कैरेक्टर को और कुछ नहीं, एक इंडियन सोल्जर ही दिखाया होगा, और ये दिखाया होगा कि कैसे उसके दिमाग में जब पेट्रियोटिज्म का बुखार इतना चढ़ जाता है कि वो किसी भी चीज को लाइक एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के तौर पे और कुछ नहीं देखता है। उसके दिमाग पे एक सुर सवार है कि उसे अल्फा वाले सोल्जर्स बनाने हैं, तो बस बनाने हैं। लेकिन जब धुरंधर हुई एंड उसके बाद उन्होंने देख लिया कि अब ये सारी फिल्में नहीं चल पाएगी अगर हम फिल्म में इस तरह के प्रोपेगेंडा को डालेंगे, तो डेफिनेटली से वहां पर से बॉबी देओल के कैरेक्टर में कई सारे ट्रेड्स को ऐड कर दिया गया एंड एक पूरी ओवरऑल नई कहानी बनाई गई। बट सैडली फॉर YRF कि ये चीज भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिल्म इतनी बुरी है, इतनी ज्यादा बुरी है, इतनी ज्यादा बुरी है कि किसी भी चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। अब इस फिल्म में लॉजिक किस तरीके से नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि फिल्म की एंडिंग में जैसे आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता को पता चलता है कि बॉबी देओल एक्चुअली में एक पाकिस्तानी एजेंट है, तो वहां पर से आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता के दिल में अचानक से कहीं से बहुत भारी देश प्रेम जाग जाता है। जबकि पूरी मूवी के दौरान हमें एक बात बार बार बताई गई है कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता को एज ए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया था, उसे बाहरी वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कभी करवाया ही नहीं गया था। इसलिए घर, परिवार, रिश्ते, नाते ये क्या होते हैं उससे उसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके लिए देश प्रेम जाग जाता है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी चीजों से अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाती है बस इसी कुछ घंटों में। और फिल्म के एंड होते होते जो एक चौथ भांगड़ा हमें हमेशा देखने को मिलता है YRF स्पाइनवर्स में, वो यहाँ पर भी देखने को मिला। जिस तरीके से वॉर 2 के एंड में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर के बीच में एक छोटा सा बातचीत चलता है, जहाँ पर वो कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर वो मेंशन करते हैं कि इन दो कैरेक्टर्स का नाम टाइगर और पठान का। तो यहाँ पर भी हमें वही सुनने को मिलता है कि एंड में शर्वरी, आलिया भट्ट और अनिल कपूर, जब ये तीनों एक्टर्स एक साथ रहते हैं, मतलब अपने कैरेक्टर को प्ले करते हुए रहते हैं, तो वहाँ पर अनिल कपूर कहते हैं कि अब तुम्हें रॉ ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम कबीर, पठान और टाइगर के साथ काम करने के काबिल हो। और लो भाई, बन गया YRF स्पाइनोवर्स। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। हर मूवी में किसी एक कैरेक्टर का हम कैमियो डाल देंगे, उससे ज्यादा हमें किसी चीज में मेहनत करनी है ही नहीं। तो हाँ, अगर समराइज करूँ तो यही कहूंगा जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि ये एक अल्टीमेटली ट्रैश फिल्म है, जिससे आप थिएटर में इग्नोर करना, OTT पे इग्नोर करना, या इवन अगर कहीं से पायरेटेड वर्जन भी मिलेगा तो वहां से भी इग्नोर करना। ये मूवी आपका टाइम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनल नेल इन YRF स्पाइनवर्स कॉफिन। एंड यस, विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो फिर भी देखो, तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन अल्फा मूवी को लेके कि मुझे मूवी कितनी ज्यादा खराब लगी।
पर फिर भी अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपका क्या ओपिनियन बना है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। मैं हाँ, जानना चाहूँगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है? सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।